नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। दोस्तों, आज एक बार फिर हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं आपके सामने। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है, क्या यूएनओ अपनी प्रासंगिकता खो चुका है। जानने की कोशिश करेंगे यूएनओ के बारे में, वर्तमान में चल रहे संघर्ष के बारे में, और जो आजकल विश्व की राजनीति में देखने को मिल रहा है उस पर भी चर्चा करेंगे। और थोड़ा कुछ और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वर्तमान में क्या ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है जिसके कारण यूएनओ अपनी प्रासंगिकता खोता जा रहा है। क्या वो सवाल जो ट्रंप प्रशासन के दौरान, ट्रंप सरकार के द्वारा किया गया था कि यूएनओ एक बहस का मंच बन चुका है, इसके अलावा और कुछ नहीं है, क्या ये वास्तविकता होती जा रही है? तो समझने की और जानने की कोशिश करेंगे। आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो देखते रहिए और बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है अभय गुप्ता और मैं टीचर हूँ, और उसी कड़ी में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा। आप स्टूडेंट हैं तो आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, लेकिन अगर आप सामान्य व्यक्ति हैं और विश्व राजनीति के बारे में समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो भी आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। सो समझने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। मेरे सामने आप देख रहे हैं, ये यूएनओ का साइन है। कुछ बातें आप शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। अब ये देखिए, ये ऑलिव लीव्स हैं। ये जो देख रहे हैं ना आप, ये मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं, ये ऑलिव लीव्स हैं। ये ऑलिव लीव्स किस चीज का प्रतीक होते हैं? ये ऑलिव लीव्स प्रतीक होते हैं शांति का। किस चीज का प्रतीक होते हैं? शांति का। यानी कि जिस मकसद से यूएनओ बनाया गया था, वो मकसद क्या था? ये मेन इंपॉर्टेंट चीज है। वो मेन मकसद था यूएनओ का शांति स्थापित करना। तो अब क्या देखने को मिल रहा है उस पर बात करेंगे और फिर आपको समझाने की मैं कोशिश करूंगा। आप एक बार देखिए जरा, आप देखिए क्या देखने को मिल रहा है। ये है प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन, जो खुद क्या हो गए, खुद पूरा सेटअप तैयार करके खुद एक सैनिक के रूप में आ गए। यानी कि इस तरह की भयानक सिचुएशन देखने को मिल रही है यूक्रेन और रशिया के बीच में। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। वो आप मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन उसमें आवाज़ थोड़ी सी क्लियर नहीं थी। ठीक है, धीरे धीरे चीज़ें सेटअप जैसे जैसे होता जाएगा, क्लियरिटी आती जाएगी, और बहुत कुछ हमें अभी बाकी है इसमें करना। लेकिन हाँ, ये है थोड़े दिन बाद आपको बहुत अच्छी चीज़ें देखने को मिलेगी। तो देखिए अब जरा, आप ये देख रहे हैं आप। इसके अलावा आप ये देखिए, क्या है, लंदन विश्व युद्ध 2 के समय की ये सिचुएशन है। और ये विश्व युद्ध कौन सा जो अभी सिचुएशन चल रही है वो ये है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है, क्या इतिहास खुद को दोहरा रहा है? क्या इतिहास खुद की सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर रहा है? क्या जैसी भूमिका 1919 में बने लीग ऑफ नेशन की थी, वैसे ही यूएनओ की होने वाली है? तो ये हमें जानने को मिलने वाला है, समझने की कोशिश करेंगे, और बहुत कुछ आप जानोगे यहाँ पे। आगे देखिए कुछ और चीजें, फिर मैं इसको शुरू करता हूँ। अब ये देखिए, अभी हमें ऐसी सिचुएशन देखने को मिल रही है। ये रूस के द्वारा किए गए यूक्रेन पे आक्रमण है। आप देखिए, पार्क वार्क की सारी चीजें काफी खराब हो रखा है। बड़े बड़े अपार्टमेंट ध्वस्त हो गए हैं, बड़ी बड़ी चीजें खराब हो गई हैं, बड़ी बड़ी इमारतें खराब हो गई हैं। तो ये बहुत सारी बुरी सिचुएशन देखने को मिल रही है यहाँ पे। तो मैं क्या कहना चाह रहा था कि मैं कहना चाह रहा था कि यूएनओ अपनी प्रासंगिकता खोता जा रहा है। मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा? मैं इसलिए बोल रहा हूँ ऐसा क्योंकि जिस मकसद से यूएनओ का निर्माण किया गया था, विश्व के देशों ने जिस मकसद से इस महापंचायत को बनाया था, क्या ये महापंचायत धीरे धीरे समाप्त हो रही है? क्या ये महापंचायत खत्म हो रही है? ये सब कुछ जानने को मिलेगा। थोड़ा सा एक बेसिक इंट्रोडक्शन यूएनओ के बारे में देते हुए आगे बढ़ने का काम करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे अपने इस टॉपिक को। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में। अब आप देखिए, ये है यूएनओ के महासचिव। यूएनओ के महासचिव जिनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस साहब। एंटोनियो गुटेरेस हैं, जो हाल में ही मीटिंग हुई थी। चलिए अब इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, तब आपको ज़्यादा क्लियरिटी चीज़ें समझ में आएगी। मैं यहाँ पे आपके लिए क्या ले लेता हूँ, बोर्ड ले लेता हूँ, तब मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए, अगर मैं यूएनओ की बात करता हूँ, सबसे पहले हम बात करेंगे यूएनओ की स्थापना। तो यूएनओ की जो स्थापना हुई थी वो 1945 में हुई थी। ठीक है, 1945 में हुई थी। और जिस स्थापना का मुख्य उद्देश्य था, इसकी जो स्थापना का मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? विश्व के देशों में शांति व सहयोग स्थापित करना।
ये इसका मेन उद्देश्य था। अब शांति और सहयोग स्थापित करने के लिए इसकी स्थापना हुई और वर्तमान में इसके जो देशों की संख्या है वो 193 है। आई एम सॉरी, मैंने गलत लिख दिया, एक मिनट। वर्तमान में जो इसके देशों की संख्या है वो 193 है, यानी कि वर्तमान में 193 देश इसके सदस्य हैं। अब मेन मकसद क्या है? शांति व सहयोग को स्थापित करना, ये इसका मेन उद्देश्य है, ये इसका मेन मकसद है। अब शांति व सहयोग को स्थापित करना, क्या आपको कहीं यूक्रेन के युद्ध में, यूक्रेन की जो सिचुएशन में कहीं देखने को मिल रहा है कि ये शांति व सहयोग स्थापित कर पा रहा है? बताइए, क्या आपको देखने को मिल रहा है ये सहयोग स्थापित कर पा रहा है? ये नहीं कर पा रहा है। तो फिर क्या इसके ऊपर ये आरोप लगाना ठीक नहीं है? क्या इसकी प्रासंगिकता खत्म हो रही है? क्या ये खत्म होता जा रहा है? क्या इसके ऊपर ये आरोप लगाना उचित नहीं होगा? तो समझने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इसके बारे में। ठीक है, आगे देखिए आप जरा और कुछ बातें समझने की कोशिश करना। जिस उद्देश्य से ये बनाया गया था कि विश्व में युद्ध ना हो, आज आप देख रहे हैं युद्ध जैसी सिचुएशन है, जिस उद्देश्य से बनाया गया था कि सब देश आपस में मिलकर सहयोग करेंगे, आज वैसी सिचुएशन है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज इसकी प्रासंगिकता धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। और खत्म क्यों हो रही है वो आपको समझ में आ चुका होगा। मैं आपको लेके चलता हूँ अगली स्लाइड पे, तब आपको और अच्छे से इसको समझाता हूँ, तब आपको और चीजें समझ में आएंगी। देखिए आप जरा, यूएनओ का इतिहास मैंने आपको क्या बताया? मैंने अभी आपको बताया कि यूएनओ की स्थापना क्यों की गई थी। सुन लीजिए एक बार और, तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब जानते हैं 1914 से लेकर 1918 के बीच में क्या चला? प्रथम विश्व युद्ध चला। प्रथम विश्व युद्ध चला। इस विश्व युद्ध में हजारों लोगों की जाने गई। हजारों लोगों की जाने गई, ठीक है। अब हजारों लोगों की जब जाने गई तो इसके अलावा इसमें बहुत बड़े लेवल पर प्रॉपर्टी लॉस हुआ, ठीक है। बहुत बड़े लेवल पर क्या देखने को मिला? प्रॉपर्टी लॉस हुआ और बहुत सारे लोगों की जाने गई। तो उस टाइम पर यह डिसाइड हुआ कि क्यों ना एक लीग ऑफ नेशन बनाया जाए। लीग ऑफ नेशन बनाया गया, ठीक है। लीग ऑफ नेशन बनाया गया और लीग ऑफ नेशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? युद्ध को रोकना। लेकिन ये लीग ऑफ नेशन भी अपने मकसद में कामयाब नहीं हुआ। और इस लीग ऑफ नेशन के होने के बावजूद भी आपने देखा होगा, आपने सुना होगा 1939 से लेकर 1945 के बीच में क्या देखने को मिला? द्वितीय विश्व युद्ध देखने को मिला। और जब द्वितीय विश्व युद्ध देखने को मिला तो उसी दौरान इसकी स्थापना की गई यूएनओ की। और यूएनओ की स्थापना का भी मेन मकसद क्या था? कि देशों के बीच में शांति व सहयोग स्थापित करना। लेकिन तब से लेकर अब तक आए दिन कुछ ना कुछ सिचुएशन देखने को मिल रही है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। आपने देखा ये बना, यूएनओ बना, इसके बाद 1945 से लेकर 1991 तक क्या देखने को मिला? शीत युद्ध देखने को मिला, ये इसको कंट्रोल नहीं कर पाया। उसके बाद क्या देखने को मिला? क्यूबा मिसाइल संकट जैसी चीज देखने को मिली, ये कंट्रोल नहीं कर पाया। अरब में आपने देखा होगा 2003 में अमेरिका ने यूएनओ के मना करने के बावजूद भी क्या किया? इराक पर आक्रमण किया, ये कुछ नहीं कर पाया। और आज भी ऐसा ही देखने को मिल रहा है कि बार बार समझाने पर, बार बार इसके मेंबर्स के समझाने पर रशिया ने अटैक किया, ये कुछ नहीं कर पाया। तो मेरा कहने का सिंपल सा मतलब है, क्या ये अपनी प्रासंगिकता को समाप्त करता जा रहा है? क्या ये अपनी प्रासंगिकता खो रहा है? ये यहाँ पर मेन मकसद है, मेन बात ये है, ठीक है। देखते हैं अगले टॉपिक पर क्या है, समझने की कोशिश करिए। इन्हें देखिए, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, मेन रोल ऑफ द यूएन इन मेंटेनिंग पीस एंड सिक्योरिटी। इनका मेन मकसद क्या है? पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करना। क्या आपको लग रहा है कि ये पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन कर पा रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कहीं से ऐसा देखने को मिल रहा है? चलिए और दिखाते हैं थोड़ा सा इनके बारे में। देखिए, इनके कुछ ऑर्गन हैं, जैसे यूएन जनरल असेंबली, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएन, ये सारी चीजें। अब यहाँ पे आप आ जाइए, यहाँ पे अभी आप ये देख रहे हैं पूरी रशिया की हालत खराब है, किस तरह से रशिया ने पूरे चारों तरफ से यूक्रेन को घेरा हुआ है। अब यहाँ पे आइए, क्या रीजन है? क्या यूएनओ अपनी प्रासंगिकता खो चुका है? अगर खो चुका है तो क्यों? देखिए जरा, आखिर क्यों, क्या रीजन है इसकी प्रासंगिकता कम होती जा रही है, वो हम जानते हैं। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की कमजोरियों में इसकी वीटो शक्ति है, प्रवर्तन की कमी और इसका विशाल आकार शामिल होना। अब आप मेरी बात समझिए, इसकी एक सबसे बड़ी कमजोरी है वीटो शक्ति। जैसे
अभी हाल में ही सब देशों ने ये बोला कि रसिया को यानी कि रूस को यूक्रेन के खिलाफ युद्ध बंद कर देना चाहिए, यूक्रेन के खिलाफ युद्ध बंद कर देना चाहिए। लेकिन रसिया ने क्या किया, इस ऑर्डर पर वीटो कर दिया। वीटो कर दिया, वीटो का मतलब होता है एक विशेष अधिकार, एक विशेष शक्ति, जो कि इन 5 यूएन के 5 देशों के पास है। और वो 5 देश कौन कौन से, वो भी मैं आपको बता देता हूँ किस किस के पास वीटो शक्ति है। ठीक है, एक मिनट रुकिए, तो मैं आपको बताता हूँ वीटो शक्ति किस किस के पास है। वीटो शक्ति, सर्वप्रथम वीटो शक्ति है क्या, तो वीटो शक्ति एक विशेष ऑर्डर है, एक विशेष अधिकार है। जो 5 देश हैं, जब तक ये पांचों देश वीटो वाले किसी ऑर्डर को, किसी आदेश को, किसी नीति को पांचों के पांचों देश सहमति नहीं देते, तब तक वो कानून लागू नहीं होता है, तब तक वो शक्ति लागू नहीं होती है, तब तक वो पावर में नहीं आता है। तो हाल में ही आपने देखा होगा कि यूक्रेन पर युद्ध जो थोपा जा रहा था उसको कम करने के लिए बाकी देश एक रेजोल्यूशन लाए, लेकिन रूस ने उस पर वीटो कर दिया। और जैसे ही रूस ने उस पर वीटो किया, वो रेजोल्यूशन क्या हो गया, खत्म हो गया। वो रेजोल्यूशन क्या हो गया, फेल हो गया। अब वो रेजोल्यूशन जैसे ही फेल हुआ तो क्या हुआ, यूएनओ के द्वारा लाया हुआ निर्णय खत्म। अब आप यहीं पर समझिए ये वीटो शक्ति किसके पास है। तो सबसे पहले यूएसए के पास है, दूसरा रूस के पास है, तीसरा फ्रांस के पास है, चौथा ब्रिटेन के पास है, और पांचवा कौन सा रह गया, चीन के पास है। इन 5 देशों के पास आपको ये वीटो शक्ति देखने को मिलेगी, और ये 5 दुनिया के पावरफुल देशों की कैटेगरी में आते हैं। अब ये 5 देशों के पास अगर वीटो शक्ति है तो क्या करते हैं लोग, जब भी इनके खिलाफ कोई ऑर्डर आता है, जब भी इनको प्रतिबंध करने की बात होती है, तभी ये इस शक्ति का प्रयोग करके उसको समाप्त कर देते हैं, जिसके कारण इनके खिलाफ कोई रेजोल्यूशन पास नहीं हो पाता। तो ऐसे में क्या यूएनओ काम कर पाएगा? क्या आपको लगता है कि यूएनओ खुल के काम कर पाएगा? तो आंसर है नहीं कर पाएगा। और क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि ये वीटो शक्ति कहीं ना कहीं यूएन को काम करने से रोकती है, जिसके कारण लोग कहते हैं कि इसके पास इसकी प्रासंगिकता समाप्त हो रही है। दूसरी बात, यूएनओ सेना के मामले में किसके ऊपर डिपेंड है? यूएनओ सेना के मामले में अन्य देशों के ऊपर डिपेंड है। यूएनओ के पास कोई अपनी सेना नहीं है। अगर यूएनओ के पास सेना होती तो यूएनओ इस युद्ध में अपनी भूमिका निभाता और इस युद्ध को कम करने के लिए अपनी सेना भेजता, ताकि पीसफुल सेनाएं वहां पर भेजी जा सके। लेकिन यूएनओ के पास अपनी कोई सेना नहीं है, जिसके कारण वह इस पे भी काम नहीं कर पाता। तीसरी चीज, धन का अभाव। आपने देखा होगा कि यूएनओ के पास क्या है, दूसरे देशों के ऊपर वो डिपेंड रहता है, और दूसरे ऊपर धन के मामले में दूसरे देशों के ऊपर डिपेंड रहता है, और दूसरे देशों के ऊपर डिपेंड रहने की वजह से भी वो खुल के काम नहीं कर पाता। चौथी चीज आपने देखी होगी, आए दिन इसका क्रिटिसिज्म होना। आए दिन विश्व के बड़े नेता इसकी आलोचना करते रहते हैं। जैसे ट्रंप आए दिन इसका मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि ये एक गॉसिप रूम है, एक गॉसिप कक्ष है, जहाँ पर लोग नेता आते हैं, चाय पीते हैं और चले जाते हैं, और बाकी इसका कोई मतलब नहीं है। तो सिचुएशन ऐसी ही देखने को मिल रही है। वर्तमान में यूएनओ ऐसा ही होता जा रहा है, क्योंकि जिस उद्देश्य से ये बनाया गया था उस एक भी उद्देश्य में काम नहीं कर पा रहा है। बड़े देश आसानी से इसके दुरुपयोग करते हैं, बड़े देश आसानी से इसका वॉयलेशन करते हैं, बड़े देश आसानी से इसके प्रोविजंस को फॉलो नहीं करते। तो फिर जब फॉलो ही नहीं करते तो फिर इसके किस मतलब का? फिर तो इसे बंद कर देना चाहिए और विश्व के देशों को छोड़ देना चाहिए कि शांति नाम की कोई चीज नहीं है, बस आपको जैसे करना है वैसे करिए। यानी कि ये तो एक वैसी बात हो गई कि हमारे पास रूल एंड रेगुलेशंस तो हैं, लेकिन वो रूल एंड रेगुलेशंस डिपेंड करते हैं कि हम उसको मानेंगे या नहीं मानेंगे। सेम है आज यूएनओ के साथ भी वैसा ही हो रहा है। यूएनओ आज एक अप्रासंगिक बॉडी बनता जा रहा है। ये बात हो गई क्लियर। अब आपको समझ में भी आ गया होगा मेरी बात, क्योंकि जिस तरह हमने देखा यूएनओ के निर्माण के बाद भी विश्व के देशों में एक युद्ध जैसी झलक देखने को मिल रही है। आज हम 21वीं सदी में हैं और 21वीं सदी में इस प्रकार के युद्ध होना अपने आप में एक समस्या का मुद्दा है, एक अपने आप में चुनौती भरा मुद्दा है। तो ऐसे में यूएनओ को अब दोबारा से पुनः संगठित करने की जरूरत है, पुनः विस्तारित करने की जरूरत है और पुनः इसका निर्माण करने की जरूरत है। अब जरा समझ लेते हैं जरा क्या इसमें किया जाना चाहिए जिससे कि यूएनओ एक व्यवस्थित रूप से काम कर सके। यूएनओ में सुधार की आवश्यकता। अब यूएनओ में क्या क्या सुधार की आवश्यकता है, क्या क्या लगता है?
सबसे पहली चीज जो सुधार मुझे लगता है, मैं अपने बेस पे बोल रहा हूं कि वीटो शक्ति को क्या बताया जाए, लोकतांत्रिक बनाया जाए, लोकतांत्रिक बनाया जाए। इसका मतलब है कि डिसीजन बहुमत के आधार पर है। अभी आपने देखा होगा 5 देशों के पास है, तो अब जब तक 5 के 5 इसको किसी भी प्रोविजन को अलाउ नहीं करते, वो पास नहीं होता। ऐसे में अगर यहाँ पर वीटो शक्ति को लोकतांत्रिक बनाया जाता है, जैसे मान लो 5 में से 3 ने हाँ किया और 2 ने मना किया, तो वो प्रोविजन पास हो जाना चाहिए। ठीक है, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि ये प्रोविजन कितने से पास हो गया, तो 5-3 से पास हो गया। इस तरह का प्रोविजन होना चाहिए कि वीटो शक्ति को क्या बनाया जाना चाहिए, वीटो शक्ति को लोकतांत्रिक बनाया जाना चाहिए। सबसे पहला काम ये होना चाहिए यहाँ पे। दूसरी चीज क्या करनी चाहिए, दूसरी चीज, अगर कोई देश यूएनओ के कानूनों को नहीं मानता है, ठीक है, नहीं मानता है, तो उस पर कुछ प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए या उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि वो माने, क्योंकि एक इंटरनेशनल बॉडी की प्रासंगिकता तभी बनी रहेगी जब उसके पास कुछ कानून होंगे। नहीं तो ये इसकी हालत क्या हो जाएगी, एक वैसा शेर बन जाएगा जो शेर तो है लेकिन उसके दांत ही नहीं है, उसके पंजे ही नहीं है। तो इसको अगर पावरफुल बनाना है हमें, तो इसके लिए हमें क्या काम करना होगा, ये आपको याद रखना है। तीसरी चीज हमें इसके लिए क्या करनी होगी, तीसरी चीज हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, तो तीसरी चीज हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इनके लिए धन के अलग से स्रोत इंपॉर्टेंट करना। ठीक है, इसके अलावा इसके लिए सेना को बनाना। चौथी चीज हम क्या कर सकते हैं, अब इसके आकार को बढ़ाने की जरूरत है। आकार को कैसा, अभी आपने देखा कि 5 स्थायी सदस्य हैं, इसमें बढ़ाने की जरूरत है, कुछ और भी देशों को ऐड करने की जरूरत है ताकि इन 5 देशों की ही दादागिरी इसमें ना देखने को मिले। ठीक है, तो ऐसे में अगर हमें लगता है रियल में यूएनओ को आगे बढ़ाना है, यूएनओ को मजबूत बनाना है और विश्व को एक युद्ध जैसे खतरे से बचाना है, तो यूएनओ को पावरफुल करना ही होगा, यूएनओ में सुधार करने ही होंगे, तब जाकर चीजें क्लियर हो पाएंगी। अन्यथा यूएनओ की कार्यप्रणाली वैसी ही बनी रहेगी जैसी चीजें हैं। ठीक है, अन्यथा ये कुछ भी काम नहीं कर पाएगा और प्रॉपर तरीके से ये एक अप्रासंगिक बॉडी बनता चला जाएगा। तो इसलिए यूएनओ में सुधार किए जाने की काफी ज्यादा जरूरत है यहाँ पे। अब ये देखिए आप इनको देखिए जरा, ये कहने को वो व्यक्ति हैं जो दुनिया की सबसे शक्तिशाली देश के नागरिक हैं, लेकिन आज देखा होगा इन्हें कोई सीरियसली नहीं ले रहा, रशिया इनको सीरियसली नहीं ले रहा, चाइना इनको सीरियसली नहीं ले रहा। आपने देखा होगा जिस तरीके की इनकी एक्टिविटी है, कोई इनको सीरियसली लेने को तैयार नहीं है। तो क्या लगता नहीं है आपको कि दोबारा से पुनः संरचना करने की जरूरत है, दोबारा से चीजें पुनः गठित करने की जरूरत है? तो ये चीजें याद रखनी है आपको, चीजें अधिक समझ में आई होंगी। तो ये मैंने आपको आज बताया यूएनओ के बारे में। देखिए मेरा थोड़ा सा ये प्लेटफॉर्म नया है मेरे लिए, तो चीजें थोड़ी सी अभी उतनी निखर के नहीं आ रही होंगी, लेकिन हाँ जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे चीजें निखर के आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो अगर जैसा भी आपका सुधार हो कि आपको लगता है कि कुछ और इसमें करने की जरूरत है, कुछ और रिफॉर्म करने की जरूरत है, तो वो जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में, और वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। ऐसे ही छोटे छोटे वीडियोस में लाता रहूँगा आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो यूएनओ के बारे में आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं, वो जरूर बताइएगा अपने इस वीडियो के लास्ट में। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और अच्छे से अपने काम में बिजी रहिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली ही क्लास में।